नमस्ते दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल फॉर योर सपोर्ट। आपकी इतनी हौसला अफजाई के लिए। आज मकर संक्रांति है। हैप्पी उत्तरायण। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मकर संक्रांति के अवसर पर हम अपने वीडियो का सेकंड एपिसोड शूट कर रहे हैं। पापा से पिछले एपिसोड में जो हमारी बात हुई थी वो उनके जन्मदिन पर, कि उनके जीवन का जो तीसरा जन्मदिन था उसको किस तरीके से उन्होंने पुरानी यादों को याद किया था और हमारे साथ शेयर किया था। उसी के साथ मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। कुछ बरेली से रिलेटेड बातें थी जो हम प्रॉपर डिटेल में नहीं जा पाए थे, तो अगर पापा को अच्छा लगे तो हम चाहते हैं कि बरेली से रिलेटेड कुछ यादें को तरोताज़ा किया जाए। बिल्कुल सही है। जो मेरा तीसरा जन्मदिन था वो बरेली में ही मनाया गया था। वहाँ मेरी नाना जी का घर था। मेरे नाना जी के पिताजी ने ये घर बनवाया था। मेरे नाना जी के पिताजी का नाम श्री कालीचरण दीक्षित था और वो आरा में स्टेशन मास्टर थे। मैंने उनको नहीं देखा, पर मेरे नाना जी उनको बताते थे और उनकी फोटो हमारे घर में लगी हुई थी। बरेली का जो घर था वहाँ ही हम लोगों ने तीसरा जन्मदिन मनाया था, जिसके बारे में मैंने पिछली बार बात की थी, आपको बताया था। बरेली में हम लोग जिस मोहल्ले में रहते थे उसका नाम था दाऊ जी के मंदिर के पीछे का मोहल्ला। बहुत छोटा सा भाग था, क्षेत्र था वो। उसमें लगभग मुझे जहां तक याद है 50 या 60 घर थे। उस समय बिजली किसी भी घर में नहीं थी और म्यूनिसिपैलिटी की भी बिजली के खंभों के बजाय केरोसिन लैंप जलती थी और उसके लैंप पोस्ट होते थे। उस लैंप पोस्ट में शाम होते ही एक जो भी म्यूनिसिपैलिटी का कर्मचारी है वो आता था और आकर के उनको वहां पर जो भी सफाई वगैरह करना है वो करके उनको जला दिया करता था। उसी से गली में या मोहल्ले में रोशनी होती थी। बाकी जहां तक घरों में रोशनी की बात है, वो सब लोग अपने घर में लालटेन या लैंप वगैरह ही जलाते थे। केवल एक घर ऐसा था जिनके यहाँ उस समय लाइट थी। वो था, आज भी मुझे याद है, टंडन साहब का घर, जो वकील थे और सबसे अधिक पढ़े लिखे और अच्छे वकील होने के साथ साथ उनकी वकालत भी बहुत चलती थी और राजनीति वगैरह में भी बहुत ही एक्टिव रहते थे। हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही उनका घर था। मैं जहाँ तक याद है मुझे, कई बार वो मुझको ले भी जाया करते थे उंगली पकड़ के, तो मैं उनके घर पे चला जाता था। उनके घर का जो हिस्सा था वो शुरुआत में काफी उठा हुआ चबूतरा था और उस चबूतरे के बाद अंदर जाकर के बैठक थी जिसमें उनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें थी और एक आराम कुर्सी थी जिस पर टंडन साहब बैठ करके किताबें वकालत की या जैसे भी पढ़ते रहते थे। तो मैं जब भी जाता था वो मुझे बहुत ही प्यार से कुछ खाने की चीजें वगैरह देने की वो करते थे, पर मैं, जैसा हम लोगों को घर में बताया जाता था, कोई चीज नहीं लेता था और वो मुझसे बातें करते थे छोटी, जैसे मेरे बचपन की बातें हैं। कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या अच्छा लगता है, क्या खेलते हो। मैं उनसे बातें करता था।
उस मोहल्ले में ही जो 40-50 घर थे उनमें भी आधे से ज्यादा घर तो हमारे परिचितों के या रिश्तेदारों के घर ही थे। जैसे हमारा घर 2 मंजिल का घर था, उसमें नीचे कुआं था और साथ में पानी भरने के साधन, नीचे ही एक आंगन था और आंगन के बाद ऊपर जाकर के रहने के कमरे, बरामदे वगैरह थे और उसके बाद छत थी। इस तरह घर था, बहुत अच्छा पक्का मजबूत घर था और सारा फर्नीचर बाबूजी हमारे अधिकतर बरेली में ही रहे शुरू में, तो लकड़ी जो है वो काठ गोदाम, अगर नाम सुना हो तो काठ गोदाम ये नैनीताल के पास था। काठ गोदाम जैसा कि अंग्रेज लोगों ने जितनी भी लकड़ी के शैतीरें थी, शैतीर सागवान या जो भी शैतीर होती थी, वो कटवा करके वो काठ गोदाम में उसको स्टोर किया जाता था और वहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती थी। उन ट्रेनों में रेल की उन पर रेल में रख करके मालगाड़ियों में भर के उनको जगह जगह पोर्ट्स में जहाँ पर भी उनको ज़रूरत होती थी, और बल्कि वो अपने देश में भी उनको उस लकड़ी को के शैतीरों को ले जाते थे, क्योंकि वो बहुत मजबूत लकड़ी होती थी। और इस तरह से काठ गोदाम की लकड़ी, और वो अधिकतर हम लोगों के घर का जो सारा फर्नीचर था वो उससे ही बना हुआ था। घर के दीवारें, दरवाजे, अलमारियां, पलंग, ये सब उसी लकड़ी का बना हुआ था, जो बहुत ही मजबूत थी और सागवान कहते थे उसको, सागवान की लकड़ी थी वो, तो बहुत मजबूत लकड़ी थी, बहुत अच्छा फर्नीचर था। तो इस तरह से घर के अंदर जो कुछ भी फर्नीचर का उपयोग होता था वो उस लकड़ी का ही था। उसमें एक ये भी जानना चाहूंगा कि कौन कौन परिवार के सदस्य थे आपके साथ जो वहाँ थे, हाँ। जो रह रहे थे, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हाँ। हमारे कौन कौन पूर्वज थे जो उस वक्त बिल्कुल साथ थे। बिल्कुल। घर में देखा जाए तो स्थायी रूप से तो मैं और मेरी नानी ही रहते थे जी। क्योंकि नाना जी, बाबूजी, जिनको मैं नाना जी मेरे, उनको मैं बाबूजी कहता था। बाबूजी तो उनके जॉब पे वो हाइडल में थे, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है उसमें वो थे, तो वो एक्सियन के साथ अटैच थे। एक्सियन के ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे वो, तो वो उनके साथ अटैच थे। जहाँ पर भी उनका बॉस जाता था इंस्पेक्शन करने, उनको भी उनके साथ जाना होता था। अधिकतर ये नैनीताल डिवीज़न कहलाता था, और इस नैनीताल डिवीज़न में जहाँ जहाँ भी जाना होता था वहाँ उनके साथ वो जाते थे। उनका अफसर, क्योंकि उसको अधिकतर अंग्रेजी ही आती थी, पर बाबूजी को अंग्रेजी और उस समय उर्दू, फारसी, हिंदी, ये चारों भाषाएं बहुत अच्छी आती थी। बाबूजी उर्दू लिख भी लेते थे, उर्दू और फारसी लिख भी लेते थे, और उनको हिंदी का भी अच्छा वो था, पर उनको शौक जो था अंग्रेजी का भी बहुत अधिक था। और जितनी भी मैगजीन वगैरह होती थी वो अधिकतर अंग्रेजी की भी लाते थे, और अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन भी उन्होंने बहुत अच्छा उनको आता रहे। बाबूजी तो अपने जॉब पर बाहर जहाँ पर भी दौरे उनको करने होते थे उसमें जाते रहते थे। इसी तरह मामा जी, मेरे 2 मामा थे। एक बड़े मामा जी थे, वो भी हाइडल में ही इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में ही शुरुआत में
थे, जॉब में चले गए थे। और छोटे मामा जी वो उस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे और वो भी शायद वहीं बरेली में ही थे। पर मुख्य रूप से दिन भर तो अगर कहें तो मैं और मेरी नानी, हम दो ही घर में स्थायी रूप से रहते थे। मासी, मेरी मासी थी, वो हॉस्टल में वार्डन थी और उनका पोस्टिंग अधिकतर बाहर ही रहता था। जैसे जिस समय मैं बरेली में था उस समय वो इलाहाबाद में उनका पोस्टिंग था, जिसका नाम आजकल प्रयागराज कर दिया गया। जहाँ तक आसपास के घर जितने भी थे उन सभी को मैं आज भी उन सबके नाम मुझको, बहुत से नाम मुझको याद है। जैसे टंडन साहब का नाम मैंने लिया, इसी तरह हमारे बिल्कुल ही रिश्तेदारों में मेरी नानी के चचेरे या रिश्ते के भाई थे, उनका नाम था सीताराम जी, पंडित सीताराम जी। उनके सीताराम जी के 2-3 बेटे थे, श्री राम जी, और एक उनको हम सिरिया मामा जी कहते थे और दूसरे उम्मू मामा जी हम कहते थे। अब उनके सही नाम भी लगभग ऐसे ही होंगे, मुझको ठीक से याद नहीं। पर सीताराम नाना जी की मुझको बहुत अच्छी तरह से याद है। नाना जी और नानी जी, उनसे जुड़ी हुई एक घटना आज भी मैं भूल नहीं पाता हूँ। और खासकर मैं उस समय, एक बार क्या हुआ कि मैं शायद सो गया हूँगा, दिन की बात ही है, और मेरी नानी सीताराम नाना जी के यहाँ चली गई। हुआ ऐसा था कि सीताराम नाना जी कहीं गांव में, बस उनके गांव में ही गए हुए थे और गांव में आते वक्त उनको लू लग गई थी। और लू लग करके जब वो आए तो उनकी तबीयत बहुत एकदम खराब हो गई और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। पर मुझको ये घटना किस, मेरे लिए ये संदर्भ बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि जब मैं उठा सोते सोते, तब मैंने देखा कि मैं अकेला ही हूँ और कोई भी नहीं है। तो मैं छत पर चला गया और छत पर जाकर के मैं छत से ही देखने लगा तो वहाँ सीताराम नाना जी का घर भी पास ही था। तो वहाँ मैं देख रहा था, मैंने जिंदगी में पहली बार, 2-3 साल का तो मैं कुल ही था, तो बचपन में मैंने उस समय ही पहली बार देखा कि एक लकड़ियों से, लकड़ी की काठी पे एक कैसे आदमी को लिटाते हैं, फिर उसको बांधते हैं और उनको चादर उड़ाई जाती है, और बहुत सारी बातें जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। बहुत अजूबा था मेरे लिए, मैं समझ नहीं पाया। पर मेरे मन में ऐसा आभास हुआ कि मेरी नानी कहाँ है, और मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी नानी को बांध रहे हैं। तो मैं, क्योंकि अकेला था, तो मैं बहुत फपक के रोया और रोता रहा। मैं, आंखों में मेरे आंसू आते रहे और मुझे कोई चुप कराने वाला भी नहीं था, पर मैं रोता रहा। और वो सामने जो भी दृश्य था, वहाँ बहुत भीड़ होती रही और बहुत से लोग आते रहे और उनको ले गए। मुझको नहीं मालूम था ये क्या हो रहा है। इसी तरह रोते रोते मैं वहीं पर ही छत पर ही सो गया।
थोड़ी देर बाद मेरी नानी आई और नानी आकर के सीधे उन्होंने मुझे देखा, तो मैं जहाँ उन्होंने मुझे सुलाया था वहाँ नहीं था मैं, तो नानी मुझे देखते देखते छत पे गई, तो देखा कि मैं तो बिल्कुल वहीं जमीन पर ही सो रहा हूँ, छत पर ही। तो नानी ने मुझे अपने सीने से लगाया और मैं उनसे, तब मुझे आभास हुआ और मैं नानी के शरीर की गर्मी से मेरी नींद खुल गई और मैं नानी को देखकर मैं बहुत बहुत बुरी तरह से रोता रहा, क्योंकि मुझको लगा कि मेरी नानी मुझे वापस मिल गई। पर वो दृश्य जो है वो मेरी आंखों के सामने से मैं भूल नहीं पाता, बल्कि अभी भी मैं उस दृश्य को याद करके काफ़ी भावविह्वल हो गया हूँ। मैं मेरी नानी को का बिछड़ना सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी कभी होगा कि मेरी नानी से मैं बिछड़ जाऊंगा, क्योंकि मेरी नानी को मैं अपनी माँ ही मानता था और उनके साए में ही मैं पला था। वही मुझे हर तरह की, जो कुछ भी मुझे खाना होता था, मेरा ध्यान, मुझे नहलाना, सब कुछ वही करती थी, क्योंकि तब तक मेरी कोई मामी नहीं थी। मेरे मामा जी की शादी बाद में हुई थी, बड़े मामा की, और मासी जी की तो पोस्टिंग बाहर ही थी, और बाबूजी तो अपने एक्सचेंज के साथ जाते रहते थे। वो शनिवार इतवार ऐसे सप्ताह में एक बार आते रहते थे। तो इस तरह से खासकर वो घटना मेरे दिमाग से निकल नहीं पाती। पर वैसे मोहल्ले में सभी लोग, जब मैं 2.5-3 साल का था, जन्मदिन की जो बात मैंने बताई थी, तो मोहल्ले के सभी लोग, जैसे मुझको याद है आज भी, राम भरोसे मामा जी, हम लोग उनको, मैं मामा जी कहता था, राम भरोसे मामा जी, उनकी पत्नी का नाम भी आज भी याद है, बीबन्ना मातनी कहते थे हम लोग, बीबन्ना। अब उसका अर्थ क्या है ये मैं नहीं जानता। जो पूरी कॉलोनी थी वो एक तरह से, क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम का थोड़ा सा शुरू हो गया था, ये बात मैं समझता हूँ कि लगभग 47 के आसपास की हो गई, क्योंकि 3 साल का था मैं, तो ये 47 के आसपास की बात है। तब क्योंकि बरेली में मुस्लिम आबादी काफ़ी थी और मुस्लिम्स में 2 स्कूल्स कहलाते हैं, एक तो देवबंदी और एक बरेलवी। ये उनकी 2 सीट्स कहलाती थी, बरेलवी सीट उनकी थी और एक देवबंदी सीट थी। तो ये 2 उनके स्कूल्स कहलाते थे, मतलब जहाँ उनकी जो ये 2 अलग अलग सेक्ट्स कहलाते थे। तो बरेली इस तरह से उनकी सीट होने की वजह से एक बहुत इम्पोर्टेंस थी उसकी। तो इस वजह से दंगों के होने की वजह से कभी कभी हमारा पूरा मोहल्ला, उसमें एक बहुत बड़ा गेट था जिसकी ऊंचाई मैं समझता हूँ 8 या 10 फीट का, तो वो गेट था ऊपर, और उसको रात को सरका करके बंद कर दिया जाता था, और फिर एक लकड़ी का एक बल्ली थी, वो दोनों तरफ से दीवार में लगा दी जाती थी, जिससे वो गेट कभी हिल भी नहीं सकता था। और ये बात लगभग 8 या 9 बजे दरवाजे और वो जो गेट है वो बंद कर दिए जाते थे। तो इसके लिए राम भरोसे मामा जी की जिम्मेदारी थी, क्योंकि उनका घर बिल्कुल कोने पर था, मोहल्ले की जो गली थी उसका आखिरी कोना था, तो वो उसको, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उस गेट को बंद करें। और जहाँ तक बात है, बाकी सब भी लोग, जो गली थी उसमें ही बहुत सारी ऐसी भी लोग थे जो पशु भी पालते थे, गाय भी थी, बछड़े, गाय, और वहाँ दूध वगैरह सब मिल जाता था।
जिस तरीके से आप सभी ने देखा कि बरेली से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें हमको जो पता चली, वो भी हमारे लिए बहुत ही आनंददायक है। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमको ये भी कह सकते हैं कि सारी बातें ऐसी थी जिसकी हमको जानकारी नहीं थी। यही पर्पस हमारे एपिसोड का था, हमारे चैनल का है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से आने वाले एपिसोड्स में हम और भी बहुत सारे मज़ेदार किस्से और अनुभव शेयर करेंगे पापा के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।